डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बहुत बेसिक फंडामेंटल टॉपिक होता है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में आ जाती है तो उस पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में आती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज हियर ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv²/r, जहां v उस बॉडी का वेलोसिटी है सर्कुलर पाथ में, m इज द मास ऑफ द बॉडी, r इज द रेडियस। और इसको अगर हम आगे एंगुलर स्पीड की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इट बिकम mr², जहाँ पे ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा वी नो वेरी वेल इट इज हियर 2π/t और इट इज हियर 2πν। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। अब यहाँ पे जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, कोई एक टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। जो फोर्स सिस्टम के अंदर सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगना शुरू हो जाता है वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करना शुरू कर देगा। और यही वजह है अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम में दैट वी नो वेरी वेल, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इट इज़ वन ऑफ द एटम एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग हियर। आप अच्छी तरह जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। दैट यू ऑल नो वेरी वेल, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल हमारे पास है, बोर्स मॉडल हमारे पास है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होता है इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो ये अट्रैक्शन का फोर्स है दिस फोर्स इज एफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। तो हियर एफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स the nucleus, acting towards the center, and therefore this F electric attraction become equal to F centripetal force. F centripetal will be here F electric attraction. इस तरह से हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल है। लेट द अर्थ इज हियर, यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ है एंड वी नो वेरी वेल मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हियर। यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है इन दिस रेडियस r along this circular path। इसका मतलब डेफिनेटली क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में आ गई है, अ फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ हियर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्थ का जो अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से मून पे, यहाँ पे अर्थ लगातार मून को अपनी ओर खींचे हुए है बाय यूजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। तो यहाँ पे F ग्रेविटेशनल इज एक्टिंग टुवर्ड्स the earth here and therefore this centripetal force in this situation will become here F gravitational attraction। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट एग्जाम्पल में सेंट्रीपिटल फोर्स अपना रोल प्ले करता है। यहाँ तक अब हम एक बात समझ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली एक फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स विल बिकम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपके पास बाय द वे किसी प्रॉब्लम में ए बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास है सर्कुलर मोशन का। हमने एक थ्रेड से एक स्टोन को बांधा और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दिया है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन हमारे पास आएगी, ये सेंटर हमारे पास है, अब यहाँ से ये थ्रेड हमारे पास है और यहाँ पे स्टोन इज टाइड हियर और इसको हमने इस तरह से घुमा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर पाथ में। आप समझ सकते हैं थ्रेड से हमने इसको बांधा, स्पेन को जैसे हमने थ्रेड से बांध दिया और इसको इस तरह से घुमा दिया, हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको इस तरह से घुमा दिया। तो बॉडी किस में आ गई है? डेफिनेटली सर्कुलर मोशन में आ गई है। और जो हमने अभी समझा था कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है इट मीन्स डेफिनेटली कोई फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इस थ्रेड में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी एंड दिस टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड देयरफॉर दिस टेंशन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस एग्जाम्पल में वो टेंशन के इक्वल हो जाएगा। और आप यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं mv²/r इज इक्वल टू t हियर। तो यहाँ से हम टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकते हैं। जब भी कोई बॉडी
किसी सरफेस के कांटेक्ट में सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करती है तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रैक हमारे पास है, ये रोड हमारे पास है, और इस रोड पे एक कार है। यहाँ पे अगर कार इस तरह से चल रही है, एक रफ कार मैंने ड्रॉ कर दी है, एंड दिस कार इज मूविंग लाइक दिस, ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v से। तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ जो फोर्स होगा, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट फ्रिक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स, जो नेट फ्रिक्शन होगा दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर हियर। और यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडर्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपने समझना है कि जो फ्रिक्शन होना चाहिए ऐसी प्रॉब्लम्स में, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वजह यह है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करती है तो उसके लिए एक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट यू नो वेरी वेल, Fc इज इक्वल टू mv²/r। तो आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। या रेडियस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो भी पर्टिकुलर होगा, वो फिक्स होगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन कौन रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स बिकमिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स सफिशिएंट चाहिए जिससे कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स हमें मिल जाए और बॉडी इजिली सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करे। लेट यू डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन this uniform circular motion, the centripetal force, and these are the questions from NCERT. Here the question is, a disc revolved with a speed of 33 1/3 revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of friction between the coins and the record is 0.15, which of the two coins will revolve with the record? Here in this problem आपको गिवन है कि एक डिस्क हमें गिवन है, ये रिकॉर्ड है, जैसे ग्रामोफोन का रिकॉर्ड होता है, बड़ी डिस्क हमारे पास है, अरे रिकॉर्ड रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस आपको गिवन है इट इज 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्पीड है वो आपको गिवन है, एंड इट इज गिवन टू यू 33 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इट बिकम ऑटोमेटिकली 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट स्टैंड फॉर 60 सेकेंड। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो इट कम्स आउट टू बी, यहाँ से आ जाएगा, इस 2 5 जा हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा, इट बिकम 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और जो पर सेकेंड रिवोल्यूशन होते हैं दैट यू नो वेरी वेल, इट विल बी द फ्रीक्वेंसी हियर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है रिवोल्यूशन की, ये आपने कैलकुलेट कर दी, 5/9 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, angular frequency omega become here 2 pi nu, and it is here 2 pi, and you got this nu is 5/9. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं it comes out to be 10 pi/9 रेडियन पर सेकेंड। ये आपने ओमेगा सॉल्व कर दिया है। अब प्रॉब्लम में पूछा हुआ है आपको कि इस रिकॉर्ड के ऊपर, जो रिकॉर्ड हमें दे रखा है, इसके ऊपर यहाँ पे इट इज मेंशन टू यू, यहाँ पे 2 कॉइन्स रखे हुए हैं। एक कॉइन, प्रॉब्लम में उसने बोला है कि एक कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है एट 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और एक कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है एट 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे इस कॉइन और डिस्क के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इट इज गिवन टू यू, म्यू इज इक्वल टू 0.15। अब यहाँ पे जब ये डिस्क रिवॉल्व करेगा तो आपका क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द कॉइन विल रिवॉल्व विद द डिस्क हियर। लेट इट बी दिस कॉइन इज ए एंड दिस कॉइन इज बी। अब आपने ये देखना है, जैसे डिस्क रिवॉल्व होगा उसके ऊपर हमने कॉइन रखा हुआ है, तो कॉइन भी सर्कुलर पाथ में है, तो कॉइन को सर्कुलर पाथ में बने रहने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जो हमने अभी डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे मिलेगा वो फ्रिक्शन से मिलेगा, इट मीन्स फ्रिक्शन विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देयरफॉर हियर द कंडीशन विल बी दिस फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन हमारे पास है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू
द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है हमारे पास, वी नो वेरी वेल, इट इज योर म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एम इज हियर एंड दिस आर ओमेगा स्क्वायर आप देख सकते हैं इट इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी एंड देयरफॉर द आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इट बिकम हियर लेस देन इक्वल टू म्यू इज 0.15, जी इज हियर 9.8 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज कंसर्न, ये कितना आ जाएगा 100 पाई स्क्वायर अपॉन 81। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ये कंडीशन है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होने की जो कंडीशन है वो कंडीशन उस कॉइन के लिए वैलिड है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 70 kg मैन स्टैंड्स इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ ए hollow cylindrical drum of radius 3 meter rotating about its vertical axis with 200 rpm. The coefficient of friction between the wall and his clothing is 0.15. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without falling when the floor is suddenly? Here in this problem आपको गिवन है कि एक सिलिंड्रिकल हॉलो ड्रम हमारे पास है, इसका रेडियस आपको मेंशन्ड है, इस रेडियस इज आर इज लेट इट बी आर, इसका रेडियस हमारे पास है ओके और इसको हमने रोटेट कर रखा है, इस रोटेटिंग हियर लाइक दिस, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है 200 रोटेशन रिवोल्यूशन पर मिनट के अकॉर्डिंग इसका रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर यहाँ सरफेस पे ये इसका बॉटम सरफेस है ये वाला और यहाँ पे एक पर्सन इज है और इस पर्सन का आपको वेट दे रखा है, वेट इज गिवन टू यू, अ पर्सन इज लाइक दिस, ये पर्सन यहाँ पे इस तरह से सरफेस पे खड़ा हो रखा है, इट इज मेंशन टू यू, द पर्सन इज स्टैंडिंग हियर लाइक दिस और उसकी जो क्लॉथिंग है उसकी क्लॉथिंग इस सरफेस को टच कर रही है। तो आपने ये देखना है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो ये मैन भी इसके साथ साथ क्या होगा सर्कुलर मोशन में होगा डेफिनेटली। द मास ऑफ मैन इज गिवन टू यू 70 kg, ये भी इसमें सर्कुलर मोशन में होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि इसकी क्लोथिंग के बीच में और इस सिलेंडर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज आल्सो गिवन टू यू, ये आपको दे रखा है 0.15। अब यहाँ पे जैसे ही ये मैन इसकी सरफेस पे है टच कर रहा है, अब यहाँ से जो सिलेंडर का सरफेस होगा वो सरफेस डेफिनेटली इस मैन पे एक रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा इस डायरेक्शन में एंड दिस रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस मैन के लिए यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर का काम करेगा, जब ये सिस्टम रिवॉल्व करेगा तो ये मैन भी यहाँ पे पूरे सिस्टम के साथ साथ रिवॉल्व करेगा तो इसके लिए सेंटर ये हो जाएगा। इन दिस वे जो नॉर्मल रिएक्शन है दिस नॉर्मल रिएक्शन इट सीम्स टू बी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। डेफिनेटली जब कोई एक बॉडी दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है तो वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मैन है उसकी जो बैक है वो इस सिलेंडर के सरफेस को टच कर रहा है तो सिलेंडर का सरफेस उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवा देगा और वो नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा है सेंटर की तरफ जा रहा है। इन दिस वे दिस नॉर्मल रिएक्शन देयरफॉर जो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास है इज टुवर्ड्स सेंटर, ये कहाँ एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है और इसका मतलब हुआ कि जो भी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होता है इट विल बी एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। मीन्स दिस एन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, आई विल नो वेरी वेल सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग इन दिस सिचुएशन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अब हम इस सरफेस को जो ये सरफेस आप देख रहे हैं इस सरफेस को हम रिमूव कर देते हैं, ये सरफेस हमने हटा दिया है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि जैसे ये सरफेस हमने यहाँ से रिमूव किया है, ये रिमूव कर दिया सरफेस यहाँ से रिमूव कर दिया, द मैन इज हियर, अब ये मैन यहीं पर है, द मैन इज हियर, ये मैन यहीं पे स्टैंडिंग था, यहीं पे खड़ा हुआ था यहाँ पे लाइक दिस। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा ये मैन यहीं पर है, अगर ये मैन यहीं पर है तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि डेफिनेटली जैसे ये सरफेस हमने हटा दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस सरफेस इज रिमूव नाउ, तो जैसे हमने सरफेस को हटा दिया है तो डेफिनेटली ये आदमी सीधे नीचे गिरेगा क्योंकि अब सरफेस खत्म हो गई है।
तो आपका क्वेश्चन यही है, हम इस सिलिंड्रिकल ड्रम को कितनी स्पीड से घुमा दें, इसका ओमेगा कितना रखें, कितनी हाई स्पीड से इसको रोटेट कर दें कि दिस मैन रिमेन स्टक विद द वॉल, कि ये इससे चिपका रहे, नीचे न गिरे। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है, फ्रिक्शन भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो यू नो वेरी वेल, जो चीज़ आपने यहाँ पे देखी है वो ये है कि सिंपली नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये हमने देखा भी। और इसका जो मैन का जो वेट होगा वो इसको नीचे ले जाएगा, द वेट ऑफ द मैन विल बी mg वर्टिकल डाउनवर्ड। अब वेट जब नीचे ले जाएगा तो डेफिनेटली इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा दैट फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करेगा। ये पॉइंट आपने समझना है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी किधर होगी मोशन की, नीचे कोई सरफेस नहीं है, मैन का जो अपना वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो ये वेट इसको सीधे नीचे ले जाएगा, तो वेट सीधे इसको नीचे गिरा देगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और आपकी कंडीशन ये है कि ये मैन नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये मैन शुड रिमेन एट रेस्ट। जो मैन है ये क्या रहना चाहिए, यहीं पे रेस्ट पे रहना चाहिए। और ये यहीं पे अगर रेस्ट पे रहेगा तो आपके सामने कंडीशन क्या रहेगी, देयरफॉर दिस अपवर्ड फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द वेट ऑफ द मैन इटसेल्फ mg। ये फ्रिक्शन mg से ज़्यादा होना चाहिए, तो उस कंडीशन में अभी आदमी नीचे नहीं गिरेगा। तो फ्रिक्शन हम अच्छी तरह जानते हैं, फ्रिक्शन F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। फ्रिक्शन वी नो वेरी वेल, इट इज़ योर म्यू एंड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। और n आपने कैलकुलेट कर रखा है mr ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, म्यू इंटू mr ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। इन दिस वे m से m कैंसल आउट हो जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू r। दिस ओमेगा बिकम इक्वल टू, ओमेगा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू r, इट्स अंडर रूट, ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब आपको g आपको गिवन है, r आपको गिवन है, इसका रेडियस आपको गिवन है 3 मीटर, इट इज मेंशन टू यू। तो आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, विच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट द g एग्जैक्टली आप जानते हैं 9.8 अपॉन म्यू इज 0.15 एंड r इज 3। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, इट कम्स आउट टू बी 4.7 रेडियन पर सेकेंड।